सभी कक्षा 7वीं के छात्रों का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आए कक्षा 7वीं का विज्ञान 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अध्याय 7 जंतुओं और पादपों में परिवहन। पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रश्न, लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो ये है आपका हीमोग्लोबिन। प्रश्न दूसरा, प्रति मिनट स्पंदों की संख्या क्या कहलाती है? तो स्पंदन दर। तीसरा है रक्त और खालिस्तान मिलकर परिसंचरण तंत्र जो है वो मिलकर परिसंचरण तंत्र बनाती है। प्रश्न 4 है चिकित्सक आपके हृदय स्पंदन को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो वो है स्टेथोस्कोप। प्रश्न 5 है पादपों में जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए विशेष वाहिनियां होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संवहन ऊतक। आ जाते हैं प्रश्न पहला, सही विकल्प प्रश्न है श्वेत रक्त कणिकाओं के कार्य, सूर्य रक्त कणिकाएं मतलब WBC। तो इनका कार्य रोगाणुओं के खिलाफ लड़कर रोगों को ठीक करना, मतलब हमारे शरीर को स्वस्थ रखना, प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य होता है इनका। तो ऑप्शन बी। पादप मृदा से अवशोषित करते हैं तो जल और खनिज पोषक तत्व। देखिए हवा जो है वो पादपों में पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं जिससे वो वायुमंडल से हवा का आदान प्रदान करती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और सी ही सही है, ऑप्शन दिया नहीं है यहाँ पे ऐसा, तो आप ए और सी दोनों लिख लीजिए। प्रश्न तीसरा है शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है उत्सर्जन, बाहर निकालना। मानव सृजन तंत्र मिलकर बना है, तो देखिए इसका ऑप्शन है डी, मूत्रवाहिनी, वृक्क, मूत्राशय एवं जो भी इसके बाद लिखा हो, यहाँ पे कट गया है। प्रश्न 5वां, मछली जैसे जलीय जीव अपना अपशिष्ट किस गैस के रूप में उत्सर्जित करते हैं? तो मछली जो होती है वो अमोनिया के रूप में जो है उत्सर्जन करती हैं। फिर है प्रश्न पहला, परिसंचरण तंत्र किन भागों अंगों से मिलकर बना होता है? तो परिसंचरण तंत्र हृदय और वाहिकाओं से मिलकर बना होता है। प्रश्न दूसरा, पौधों में पाए जाने वाले संवहन ऊतक का नाम जाइलम तथा फ्लोएम का क्या कार्य है? तो जाइलम आप जा से याद रखिए, जा से जल और पोषक तत्व। तो जो संवहन ऊतक जाइलम है पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों का परिवहन करता है, एवं जो फ्लोएम होता है वो भोजन को पादप के सभी अंगों तक ले जाता है। प्रश्न तीसरा है डायलिसिस किसे कहते हैं? तो उत्तर रहेगा डायलिसिस रक्त शोधन की एक विधि है। प्रश्न 4, शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना क्यों आवश्यक है? तो उत्तर है जब हमारी कोशिकाएं अपने कार्य करती हैं तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं, ये हमारे शरीर के लिए विषैले होते हैं। अगर ये हमारे शरीर के लिए विषैले होते हैं, अगर हम उत्सर्जन नहीं करेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, हमारे जो है ना वो हमारे शरीर को उससे बहुत नुकसान होगा, क्योंकि ये विषैले हो सकते हैं, हमारी मृत्यु भी हो सकती है। प्रश्न 5वां, गर्मी के दिनों में पसीना अधिक निकलने पर कपड़ों पर सफ़ेद धब्बे क्यों बन जाते हैं? तो उत्तर है पसीना में जल और लवण होते हैं, इसलिए गर्मी के दिनों में कपड़े पर सफ़ेद जो है वो धब्बे बन जाते हैं। फिर लघुत्तरीय प्रश्न 6, रक्त क्या है? रक्त में पाए जाने वाले प्रमुख घटकों के नाम लिखना है। तो रक्त एक शारीरिक तरल है जो लहू वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। तो देखिए रक्त में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं ये लिखना है। तो देखिए रक्त के घटक के नाम हम आपको लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए रक्त के घटक में आएगा RBC, ठीक आप ही लिख देंगे RBC, WBC, ठीक है, और लिखेंगे रक्त प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा। तो ये हो जाते हैं रक्त के प्रमुख घटक। RBC यानी कि लाल रक्त कणिका, WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिका, और रक्त प्लाज्मा यानी कि प्लाज्मा, ठीक है। तो ये रहेगा आपका आंसर। प्रश्न 7वां, बूझो यह जानना चाहता है कि क्या स्पंज एवं हाइड्रा जैसे जीवों में रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो स्पंज और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। जिस जल में ये रहते हैं वहीं उनके शरीर में प्रवेश करने वाले अच्छा जिस जल में वे रहते हैं वहीं पे प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। देखिए स्पंज और हाइड्रा में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, तो उनमें परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। तो जल में रहते हैं, जल उनके शरीर से अंदर बाहर खुद ही होता रहता है, उनमें जो छिद्र है उनके माध्यम से। प्रश्न 8वां, श्वेत रक्त कणिकाओं को सैनिक क्यों कहते हैं? तो क्योंकि श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे शरीर को रोगाणुओं को नष्ट कर देती है, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? सैनिक। सैनिक क्या करते हैं? जो भी अवांछनीय तत्व होते हैं, अवांछित पदार्थ जैसे कि है ना जो हमारे देश को नुकसान करा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उनको वहीं पे रोकते हैं। वैसे ही जो श्वेत रक्त कणिकाएं रोगाणु जो होते हैं हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उनको वो वहीं पे रोक देती है, उन्हें वहीं पे किल कर देती है, इसलिए वो हमारे सैनिक की तरह कार्य करती है। प्रश्न 9वां, स्पंदन दर किसे कहते हैं? किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर प्रति मिनट कितनी होती है? तो प्रति मिनट हो रहे स्पंदों की संख्या को हम स्पंदन कहते हैं। किसी स्वस्थ व्यक्ति की स्पंदन कितनी होती है? 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट। मतलब व्यक्ति का हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 से 80 प्रति मिनट में।
फिर लघुत्तरी प्रश्न दी उत्तरी प्रश्न। प्रश्न 10वां, मानव हृदय में उपस्थित वह कौन सी संरचना है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त से मिलने नहीं देती है? तो मानव हृदय में उपस्थित आलिंद और निलय, है ना। एक साइड आलिंद होता है, एक साइड निलय, एक साइड शुद्ध रक्त होता है, एक साइड अशुद्ध रक्त होता है ना। तो इसके कारण क्या होता है, वो जो अशुद्ध और शुद्ध रक्त हैं आपस में नहीं मिल पाते हैं। तो ये इसका आंसर है, मानव हृदय में उपस्थित आलिंद और निलय के कारण ऑक्सीजन युक्त रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त से मिलने जो है नहीं दिया जाता है। प्रश्न फिर 11वां का पहला है, धमनी तथा शिरा को परिभाषित करना, उनके कार्य भी लिखना। तो धमनी और शिरा दोनों में ही रक्त प्रवाहित होता है, पर धमनी का मुख्य कार्य है हृदय से शुद्ध रक्त ले जाकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना, जबकि शिराओं का मुख्य कार्य क्या है, शरीर के विभिन्न भागों से अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक लेके आना। फिर दूसरा, धमनी की दीवारें मोटी एवं प्रत्यास्थ होती हैं, क्यों? तो उत्तर रहेगा हृदय से स्पंदन के फलस्वरूप हृदय जो है रुक रुक कर तथा अधिक दाब के कारण धमनियों में से होकर बहता है। इस दाब को सहन करने के लिए धमनियों की दीवार शिराओं की दीवार की अपेक्षा अधिक मोटी और लचीली होती है। स्टेथोस्कोप का चित्र बनाकर उनके कार्यों का लिखना है। तो देखिए, स्टेथोस्कोप का कार्य यह है, इसका उपयोग हम किसके लिए मापते हैं? इसका उपयोग हम रक्त संचार को मापने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये इसका कार्य हो गया। और चित्र आप इस प्रकार बना देंगे। देखिए, ट्यूब, चेस्ट पीस और श्रोतिका। श्रोतिका से हम दोनों कान में लगा के उसको सुनते हैं, वो ट्यूब होती है। और जो चेस्ट पीस होती है उसको हम हृदय पर रखते हैं और फिर मापते हैं। प्रश्न 13वां, परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था का नामांकित चित्र बनाइए और वर्णन कीजिए। तो देखिए, ये है आपका परिसंचरण तंत्र, जहाँ ऊपर फेफड़े होते हैं, फिर यहाँ पे फुफ्फुस, धमनी, फुफ्फुस, शिरा, धमनी एक तरफ, और फिर कोशिकाएं होती हैं, है ना। तो ये है आपका परिसंचरण तंत्र। आप इस चित्र को अपनी बुक से देखकर ही बनाना, जैसे आपकी बुक में बना हो। प्रश्न 14वां, दूसरा, पहेली खेलते समय गिर गई, उसके हाथ से रक्त बहने लगा, कुछ समय पश्चात रक्त का बहना बंद हो गया। यह सब बूझों ने देखा। बूझों ने निम्नलिखित प्रश्न पूछे। देखिए, रक्त का रंग लाल क्यों दिखाई देता? तो हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। दूसरा, रक्त का थक्का जमने में कौन सी कोशिकाएं सहायक हैं? तो वो है पट्टिकाणु रक्त प्लेटलेट्स कोशिकाएं, है ना। आप रक्त के घटकों में प्लाज्मा के साथ प्लेटलेट्स भी जरूर लिखिएगा, है ना। पहले RBC, WBC और प्लाज्मा और रक्त प्लेटलेट्स। फिर दी उत्तरी प्रश्न कौन सा रहेगा? ये 15वां है, मानव संचरण तंत्र का नामांकित चित्र बनाना। तो देखिए, आपको सेम के आकार के जो होते हैं, ये क्या कहलाते हैं आपके वृक्क, उनको बनाना है। ये एक साइड का वृक्क जो होता है थोड़ा सा ऊंचा रहता है और एक साइड का वृक्क थोड़ा नीचा होता है, थोड़ा नीचे होता है, नीचे की तरफ। तो आप मुख से देख के बनाइए। जो नीली वाली है वो शिरा कहलाती है, जो रेड वाली है वो धमनी कहलाती है। फिर जो वृक्क है यहाँ पे छना जाता है, यहाँ पे किडनियों, ये किडनी कहलाते हैं ना वृक्क, यहाँ पे रक्त छनता है और जो शुद्ध रक्त है वो चला जाता है वापस। और जो उसमें से अवांछित पदार्थ हैं जो कि हमारे शरीर के लिए अशुद्ध खराब हमें बीमार कर सकते हैं, वो जहाँ पे सब छन के फिर मूत्राशय की सहायता से मूत्र द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। प्रश्न 16वां, मानव उत्सर्जन तंत्र द्वारा उत्सर्जित होने वाले अवशिष्ट पदार्थों के नाम प्रतिशत लिखना है। तो प्रत्येक व्यक्ति एक दिन में लगभग 1 से 1.8 लीटर जो है मूत्र विसर्जित करता है, जिसमें क्या होता है 95% जल होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% अन्य अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे कि इसमें नाइट्रोजन होता है और भी कुछ होते हैं। प्रश्न 17वां, पादपों में जल एवं खनिज के परिवहन को नामांकित चित्र द्वारा समझाना। तो पादपों में जल एवं खनिज लवण जो है वो जाइलम ऊतक द्वारा होता है। तो आप एक पेड़ बनाएंगे और जड़ों में मिट्टी से पेड़ की ओर एरो बनाते हुए ये आप ऐसे दर्शा देंगे। प्रोजेक्ट 1 है स्टेथोस्कोप का मॉडल बनाना। मॉडल आप देखिए, आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से मॉडल बना के आप अपने टीचर से पूछे कैसे बनाया, तो आप डायग्राम बना दीजिए, या आप थर्मोकोल की सहायता से आप मॉडल बना सकते हैं, या एक ट्यूब लीजिए और ट्यूब लेकर भी आप वीडियो देख सकते हैं, है ना, और आप इसका मॉडल बना दीजिएगा। प्रोजेक्ट 2 है, आपने देखा होगा किसी व्यक्ति के सीने में अचानक तेज दर्द, जलन, घबराहट की तकलीफ होने लगती है। आप साथियों से चर्चा कर निष्कर्ष निकाल कर लिखें कि उसे क्या करना चाहिए। किसी अंग के विशेषज्ञ डॉक्टर के पास तत्काल जाना चाहिए, है ना। अगर हृदय में जलन और तेज घबराहट होती है तो हमें क्या होती है, हमें हृदय रोग विशेषज्ञ के पास ही जाना चाहिए, ठीक है। और इसमें जाँच कौन सी होती है? इसमें जाँच जो होती है वो होती है ECG जाँच, ECG टेस्ट। क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? गर्म पानी का उपयोग करना चाहिए, ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, हमारे जो हृदय के लिए वो हानिकारक होती हैं, और दौड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हम दौड़ेंगे, जो हृदय क्या करता है उसमें वहाँ पे रक्त होता है, तो वो जल्दी जल्दी वहाँ पे हृदय को रक्त को साफ किया जाता है, तो वो यहाँ पे अभी वहाँ पे जलन है और घबराहट है, दर्द है, तो हमें दौड़ना नहीं चाहिए, है ना, ताकि इससे हमारी सांस फूलने लगती है। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।